नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम बनजोत है। आज हम चर्चा करेंगे मंकी पॉक्स पे। जैसे कि आप जानते हैं 27 जुलाई तक भारत में मंकी पॉक्स के 4 केसेस आ चुके हैं, 3 केरला और 1 दिल्ली से। विश्व में अभी तक इस बीमारी के 19,000 से अधिक केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 75 देशों में ये बीमारी अब तक फैल चुकी है। जो देश सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो है स्पेन, जिनमें 3700 से अधिक केसेस, अमेरिका जिसमें 3500 से अधिक केसेस, ब्रिटेन जिसमें 2400 से अधिक केसेस, जर्मनी जिसमें 2400 से अधिक केसेस और फ्रांस जिसमें 1500 से ज़्यादा केसेस आए हैं। यदि हम इस वायरस का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि इस बीमारी का पहला केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक 9 वर्षीय इंसान में आया था। उसके बाद ये बीमारी अफ्रीका के ही 11 देशों तक सिमट के रह गई, पर अब ये बीमारी कई सारे देशों में फैल चुकी है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसी वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को पैंडेमिक के डिक्लेरेशन से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही डिक्लेरेशन अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं। मंकी पॉक्स वायरस के बारे में कहा जाता है कि ये उसी फैमिली से आता है जिस फैमिली से स्मॉल पॉक्स वायरस यानी चेचक का वायरस आता था। चेचक की बीमारी 1980 में विश्व से जा चुकी थी। तो अब सवाल हमारे सामने ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब मंकी पॉक्स का वायरस, जो कि पहले सिर्फ अफ्रीका के 11 देशों में पाया जाता था, इतने सारे देशों में फैल गया। इस सवाल का ठीक जवाब तो किसी के पास भी अभी नहीं है। हमने इस सवाल के जवाब लेने के लिए कुछ समय पहले बोगुमा कबीसन टाइटेन जी, जो कि कैमरून मूल की वैज्ञानिक हैं और फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ एमरी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं और जिन्होंने मंकी पॉक्स पे काफ़ी अध्ययन किया है, उनसे बातचीत की। उनका कहना है कि कोविड के दौरान जो लॉकडाउन लगा उसमें सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, जिसके कारण बहुत से वायरसेस का फैलाव जो होता ही रहता था वह भी रुक गया। पर अचानक से जब दुनिया खुली तो बहुत सारे वायरस, जिनमें मंकी पॉक्स भी एक था, उनका वायरसेस का फैलाव बढ़ गया। जैसे ही दुनिया खुली, ना सिर्फ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बढ़ा, बल्कि उसके साथ ही वायरसेस का फैलाव भी बढ़ा। पर याद रखिए, ये केवल अभी एक हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस का अभी कोई भी प्रमाण नहीं है। इसी तरह प्रोफेसर शाहिद जमील, जो कि एक जाने माने वायरोलॉजिस्ट हैं भारतीय मूल के और फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से जुड़े हैं, उनका कहना है कि अभी बहुत सारे वायरसेस का फैलाव इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि वनों का कटाव काफ़ी बढ़ चुका है। वनों के बढ़ते हुए कटाव के कारण बहुत सारे जूनोटिक इवेंट्स, यानी कि वैसी घटनाएं जिसमें बीमारियां जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र होती हैं, वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो स्वाभाविक है कि उस हिसाब से वायरसेस का इंसानों में आना बढ़ेगा और बीमारियां भी बढ़ेंगी। उनके हिसाब से जलवायु परिवर्तन भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण नए वायरसेस की भी उत्पत्ति हो रही है। इस वायरस की खास बात यह है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है, 21 दिनों का। इंक्यूबेशन पीरियड वो समय होता है जो कि बीमारी हो जाने के बाद बीमारी के लक्षण आने तक में लगता है। यानी 21 दिनों तक हो सकता है कि इस बीमारी आपको हो गई हो, इन्फेक्शन हो चुका हो, पर उसके लक्षण उत्पन्न ना हो। इस वजह से कोई मरीज बहुत दिनों तक एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है। बोगुमा का कहना है कि बहुत संभव है कि हमें जो मई में यूके में पहला केस इस बार मंकी पॉक्स का मिला, उसके पहले ही मंकी पॉक्स वायरस का सर्कुलेशन बहुत बड़ी जनता में हो रहा हो और हमें इसका पता ना चला हो। पर अब हमें देखना यह है कि इस वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास क्या हथियार है। किसी भी वायरस के खिलाफ 2 मुख्य हथियार होते हैं, वो होते हैं ड्रग और वैक्सीन। पर यह बीमारी पुरानी होने के बावजूद हमारे पास इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा ड्रग्स या वैक्सीन नहीं है। उसका एक सीधा कारण ये माना जाता है कि चूंकि ये बीमारी आज तक इसके पहले केवल अफ्रीकी देशों तक ही सिमटी हुई थी,
तो विश्व के किसी भी बड़े देश या किसी भी बड़ी संस्था ने इस पर अपने पैसे या किसी भी तरह की रिसोर्स खपाना ठीक नहीं समझा। और आज जबकि ये विश्व के 75 देशों में फैल चुकी है, तो विश्व अब नए वैक्सीन्स, ड्रग्स बनाने में जुटा हुआ है। अभी तक इस वायरस की एक दवा जो हमारे पास है उसका नाम है टेकोविरिमैट। टेकोविरिमैट स्मॉल पॉक्स की दवा थी। इसे अभी यूएस और यूके जैसे कुछ देशों ने मंकी पॉक्स के लिए भी अप्रूव किया है। पर यह दवा सिर्फ उन्हीं केसेस में दी जानी है जो कि अति गंभीर हो जाए। यदि हम वैक्सीन्स की बात करें तो 2 वैक्सीन्स जायोनेस और एकेम 2000 जो कि स्मॉल पॉक्स में इस्तेमाल की जाती थी, अब वह मंकी पॉक्स के खिलाफ भी इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। अमेरिकी सरकार ने यह फैसला किया है कि ये दोनों वैक्सीन उन कंफर्म्ड केसेस के सभी कॉन्टैक्ट्स में दी जाएंगी जो कि उन केसेस के आसपास रहते थे। इसी तरह यूरोप के ड्रग रेगुलेटर यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी कि ईएमए ने इमानावैक्स नाम की एक वैक्सीन को अप्रूव किया है। यह वैक्सीन भी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ इस्तेमाल में लाई जाती थी। WHO ने सभी देशों को ये सलाह दी है, ना सिर्फ उन देशों को जहां इस वायरस का प्रकोप कम है या नहीं है, बल्कि सभी देशों को ये सलाह दी है कि आप अपने यहाँ जल्द से जल्द वैक्सीन के जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप हैं उनकी मीटिंग बुलाएं और इस बात का निर्णय लें कि आपके अनुसार जो आपकी देश में ज़रूरतें हैं उसके अनुसार वैक्सीन किन लोगों को दिया जाना फ़िलहाल ज़रूरी है। किसी भी वायरस के आउटब्रेक में जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो होता है उसका ट्रांसमिशन डायनामिक्स, यानी कि आखिर वह वायरस फैलता कैसे है। WHO की मंकी पॉक्स की टेक्निकल लीड रोजामेंड लुइस ने हाल ही में कहा कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट और फेस टू फेस कांटेक्ट ही इस वायरस के ट्रांसमिशन का तरीका माना जाता था। पर उन्होंने आगे एक बात और कही, हमेशा ऐसा ही होता था, पर इस बार हम कुछ नया होता हुआ देख रहे हैं जो कि अभी तक हम ठीक से नहीं समझ पाए हैं। उनका इशारा था इस बात पर कि अभी तक विश्व में मंकी पॉक्स के जितने भी केसेस आए उसमें से लगभग 90% केसेस उस समूह में है जिसे MSM नेटवर्क कहते हैं, यानी कि मेन हु हैव सेक्स विथ मेन। WHO इस बात को स्वीकार करता है। यूके में हुआ अध्ययन इस बात को पुष्ट करता है। इसके अलावा एक अध्ययन जो कि 16 देशों पे हुआ और जो हाल फिलहाल ही एक प्रतिष्ठित जर्नल में छपा, वो भी इस बात की पुष्टि करता है। पर यहाँ पर एक ज़रूरी बात और समझने लायक है। वो बात यह है कि इन अध्ययनों के कारण हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मंकी पॉक्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं बल्कि और कई सारे तरीकों से भी होता है। जिन अन्य तरीकों से मंकी पॉक्स फैलता है उसमें जो एक बड़ा तरीका है वो है उस व्यक्ति के पास रहना जिसे मंकी पॉक्स हुआ है। यदि आप उसके कपड़ों को छूते हैं, यदि आप उसके स्किन रैशेस को छूते हैं या ऐसे किसी वस्तु को छूते हैं जिस पे इन्फेक्शन होने की संभावना है, तो संभव है कि आप भी मंकी पॉक्स से ग्रसित हो जाएं। इसी तरह संक्रमित व्यक्ति के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स भी किसी स्वस्थ आदमी को मंकी पॉक्स से संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए सेक्सुअल ट्रांसमिशन के अलावा ये जो अन्य तरीके हैं जिनसे मंकी पॉक्स का फैलाव होता है, हमें उसे भी ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए एक्सपर्ट्स अभी इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहने से इनकार करते हैं। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यदि आप इस बीमारी से किसी तरह के स्टिग्मा को जोड़ेंगे तो वो इस बीमारी को फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है। उसका कारण ये है कि जो लक्षण सबसे पहले इस बीमारी में आते हैं वो होते हैं रैशेस। कई बार रैशेस जेनाइटल एरियाज में आते हैं। यदि किसी प्रकार का स्टिग्मा फैलाया जाएगा तो बहुत संभव है कि वह व्यक्ति जिसे रैशेस जेनाइटल एरियाज में आए हैं वह डर से या किसी अन्य वजह से डॉक्टर के पास उपचार के लिए नहीं जाए। और यदि एक संक्रमित व्यक्ति डॉक्टर के पास उपचार के लिए नहीं जाएगा तो उस वायरस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना बहुत ही स्वाभाविक है। इसलिए सरकारों को और समस्त समाज को ये ज़रूरत है
कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो कि इस वायरस से संक्रमित हैं और जिनमें भी इस तरह के वायरस के लक्षण हैं, उन्हें सपोर्ट करें कि वो जाके डॉक्टरी उपचार लें। इस बीमारी के बारे में अब एक आखिरी बात। इस बीमारी का क्लिनिकल प्रोफाइल ये कहता है कि ये बीमारी ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब होता है कि आपकी बीमारी घर में ही बैठे हुए ठीक हो जाए और आपको अस्पताल नहीं जाना पड़े। हो सकता है कि इससे उत्पन्न होने वाले लक्षण जैसे फीवर, हेडेक या किसी प्रकार के चकत्ते या फफोले आपको दर्द या किसी और तरह की परेशानी दें। उन लक्षणों के इलाज के लिए आपको डॉक्टर विभिन्न तरह की दवाइयाँ दे सकते हैं, पर यह बीमारी अपने आप में लगभग खुद ही ठीक हो जाती है। जिन 16 देशों के अध्ययन की चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले की, उस अध्ययन में भी ये सामने आया कि अभी तक टोटल संक्रमित हुए लोगों को जिन पर यह अध्ययन किया गया था, उसके केवल 13% लोगों को ही किसी प्रकार के अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़ी। इसलिए जिन लोगों को भी ये बीमारी हो या उसके लक्षण हो, तो ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं और यदि डॉक्टरी सलाह हो तो ही आप हॉस्पिटल का रुख करें, नहीं तो अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट कर लेना ही इस बीमारी को दूसरों में फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। अब आते हैं भारत पर। भारत में अभी तक 4 केसेस आए और चारों रिकवर हो रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में छपी हुई एक खबर के मुताबिक भारत सरकार ने वैक्सीन को खरीदने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। यहाँ पर हमें ये बात जाननी चाहिए कि मंकी पॉक्स के वैक्सीन और दवा दोनों की ही काफ़ी किल्लत है। उस किल्लत का कारण ये है कि इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन इसके पहले काफ़ी कम होता था। इसीलिए विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार को कुछ एक सीमित डोज ही सही पर इस वैक्सीन की खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वैसे लोग जो कि कन्फर्म्ड केसेस के कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें वो वैक्सीन दिया जा सके और इसके फैलाव को बढ़ने से थोड़ा रोका जा सके। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है टेस्टिंग की। अभी तक मंकी पॉक्स वायरस के सारे सस्पेक्टेड सैंपल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में स्थित है, केवल वही जा रहे हैं। संभव है कि आगे आने वाले दिनों में इसके केसेस बढ़ें। तब न सिर्फ टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी, बल्कि वैसा मानव संसाधन भी तैयार करना होगा जो कि इस वायरस को हैंडल कर सके। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज तक भारत में इसके पहले मंकी पॉक्स का कोई भी केस नहीं आया। इसलिए इस वायरस को हैंडल करना एक बड़ा ही जोखिम भरा काम है, जिसकी शायद पहले ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। फिलहाल आज तक ये डिज़ीज़ अभी एक नोटिफाइबल डिज़ीज़ केंद्र सरकार ने घोषित नहीं किया है। विश्व के कई देश ऐसी घोषणा कर चुके हैं। इस घोषणा हो जाने के कारण ये होता है कि यदि कोई भी केस किसी भी प्राइवेट डॉक्टर या सरकारी डॉक्टर के पास जाता है, तो उसका ये दायित्व बनता है कि इस केस को वो सरकारी तंत्र में रिपोर्ट करे। लाख टके की बात यह है कि क्या ये वायरस कोविड जैसा भयानक रूप धारण कर सकता है। अभी तक जो भी साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है, उसके आधार पर सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वायरस में पैंडेमिक पोटेंशियल नहीं दिखता, यानी कि इसके पैंडेमिक बनने की संभावना अभी तक कुछ भी नहीं नज़र आती है। उसका एक कारण जो कहा जाता है वो ये कि कोविड का वायरस SARS-CoV-2 और मंकी पॉक्स वायरस की बनावट में काफ़ी फ़र्क है। कोविड का वायरस एक RNA वायरस है, इसलिए वह जल्दी जल्दी अपना रूप बदल सकता है, पर मंकी पॉक्स का वायरस एक DNA वायरस है जो कि काफ़ी स्टेबल समझा जाता है। पर तब तक समाज के रूप में हमारा ये दायित्व बनता है कि हम लक्षणों को यदि वो आए तो उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। बुखार के साथ यदि किसी तरह का स्किन रैश डेवलप होता है तो ज़रूरी है कि तुरंत डॉक्टर की सलाह ली जाए और किसी भी तरह के स्टिग्मा को फैलने से रोका जाए। उम्मीद है कि आप इस वायरस के प्रति पूरी तरह से सावधान रहेंगे और अपने आप को अद्यतन जानकारी से अपडेटेड रखेंगे। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।